हेलो गाइज, वेरी वार्म वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मूल मंत्र क्लासेस पर। और जैसे कि हमारा एसटी हुआ था, उसके बाद हमने कहा था आप सॉल्यूशन लेकर आने के लिए, तो हम सॉल्यूशन लेकर हाजिर हैं। मैं आपका इंग्लिश फैकल्टी और मैं इंग्लिश का सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए। तो सबसे पहले आइए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी कि आपको सेंटेंस का क्या बताना है, पैसिव फॉर्म बताना है। ठीक है ना। तो उसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। सेंटेंस हमारे यहाँ पे शो दीज विजिटर्स द बटरफ्लाई फॉर्म। आप सेंटेंस को देखो, कौन सा सेंटेंस है, सबसे पहले ये बताओ कि कौन सा सेंटेंस है, कौन से टाइप का ये सेंटेंस है। तो आप देखते ही पहचान जाओगे, वर्ब से शुरुआत हुई है। ठीक है ना, कि इन विजिटर्स को बटरफ्लाई फॉर्म दिखाओ, ये मतलब है इसका। तो सेंटेंस कैसा है, इंपरेटिव है। इंपरेटिव सेंटेंस का कैसे हम पैसिव फॉर्म बनाते हैं, पहला तो नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसे तो शुरू नहीं होता है, सब्जेक्ट से नहीं शुरू होता है कि दीज विजिटर्स शुड बी शोड, ये तो नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट से शुरुआत किया। बी जो है देखो लेट से स्टार्ट होता है, लेकिन देखते हैं कि क्या ये ऑप्शन होगा, लेट दीज विजिटर्स बी शोइंग। बी शोइंग नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, यू मस्ट शो, ये भी नहीं होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा आपका, लेट दीज विजिटर्स बी शोन द बटरफ्लाई फॉर्म। ठीक है, बाकी फर्दर डिस्कशन हम क्लास में करेंगे कि कैसे होता है, क्या होता है, बट यहाँ पे आप सही आंसर जान जाओ। ठीक है ना, कि लेट दीज विजिटर्स बी शोन द बटरफ्लाई फॉर्म। आप इस तरह के जो भी सेंटेंसेस देखते हो, इस आधार पे, इसी आधार पे आप उसका आप पैसिव फॉर्म बनाओगे। ठीक है ना। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन है, देखेंगे। लिखा हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। आपके सामने क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है ये। लिखा हुआ है दे डिडंट सी यू इज इट, दे डिडंट सी यू इज इट। आप देख रहे हो कि इसी, यही जो पार्ट है ना, इसी का इंप्रूवमेंट हमें देखना है। पहला ऑप्शन है नो इंप्रूवमेंट। देख लेते हैं पहले, हम देख लेते हैं क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। आपको पता है कि ये पार्ट जो होता है इसको क्या कहते हैं, हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन टैग जुड़ा हुआ है, क्लासेस में आपको पढ़ाया गया वैसे क्वेश्चन टैग। ठीक है, दे डिडंट सी यू। आप एक चीज जानते हो कि जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, सेंटेंस नेगेटिव होता है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहां पे सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है। लेकिन क्या हमेशा कोई भी क्वेश्चन टैग लगा सकते हैं हम, बिल्कुल नहीं। यहां पे डिडंट सी यू है तो डिडंट का पॉजिटिव यानी कि डिड लगाओगे आप, डिड दे हो जाएगा, डिड दे, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन बी है आपका वो सही हो जाएगा आंसर इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहां पे ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है गिवन बिलो आर 4 जंबल्ड सेंटेंसेस। नीचे जो है 4 जंबल सेंटेंसेस दिए गए हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो उनका करेक्ट ऑर्डर देता है। अब देखो, पढ़ो आप एक बार। अब यहां पे क्या करना होता है ना, हमें चीजों को एक सीक्वेंशियल फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश करनी होती है कि जो भी कोई घटना होती है ना, उसमें सीक्वेंस क्या होता है, कि किस सीक्वेंस में कोई घटना चलती है। ठीक है ना, उसके आधार पे हमें इसको क्या करना होता है, रीअरेंज करना होता है। पहला देखो, ए लिखा हुआ है व्हाट वाज सपोज्ड टू बी अ हॉलिडे ऑफ अ लाइफ टाइम टर्न्ड इनटू a dangerous experience for 1300 passengers on a cruise ship off the coast of Norway। ठीक है ना, यानी कि ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि बहुत ही डेंजरस एक्सपीरियंस के रूप में कोई चीज, जो मतलब इनकी समुद्री यात्रा थी 1300 पैसेंजर्स के लिए, वो बहुत ही डेंजरस एक्सपीरियंस के रूप में सामने आई। ठीक है, फिर आगे बी दिया हुआ है द नॉर्वेजियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इवैक्यूएट द पैसेंजर्स विद द हेल्प ऑफ हेलीकॉप्टर्स। फिर उसके बाद से डायरेक्टली ये लिखा हुआ है कि नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने क्या किया, कि डिसाइड किया इवैक्यूएट करने के लिए पैसेंजर्स को विद द हेल्प ऑफ हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, द शिप ब्रोक डाउन इन रफ सीज एंड हाई स्पीड विंड्स कॉज्ड। ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि शिप जो है ब्रेक डाउन हो गई हाई जो है रफ सीज की वजह से, है ना। रफ सीज और हाई स्पीड विंड्स जो है, रफ सीज का मतलब बहुत ज्यादा कहने का मतलब है कि उतार चढ़ाव, लहरें वगैरह होती हैं। ठीक है ना, वैसी कंडीशन में कहेंगे उसको।
caused it to rock heavily from side to side, ठीक है। फिर उसके बाद है डी, फ्रॉम द फर्स्ट 371 evacuated passengers 17 had to be taken to hospital, कि जो 371 लोग evacuate किए गए थे सबसे शुरू में, उनमें से 17 को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो आप एक बार ऑप्शंस को देखो, आपको क्या लगता है कि कहानी शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत यहां से होती है ना, ए से शुरुआत हो जाती है। अगर हम पढ़े तो ए से शुरुआत हो जाती है कि मतलब इससे बुरा क्या हो सकता था, एक इतना डेंजरस एक्सपीरियंस, जो लोग 1300 पैसेंजर जो है क्रूज पे निकले थे। क्रूज मतलब समुद्री यात्रा होती है, ठीक है ना, शिप पे जाते हैं लोग, समुद्री यात्रा करते हैं, जगह जगह घूमते हैं, उसको हम क्रूज कहते हैं, ठीक है ना। तो वो उनके लिए जो नॉर्वे का जो कोस्ट था उससे थोड़ी दूरी पर ये घटना हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए से हम शुरुआत कर सकते थे। ए के साथ कौन सा शुरू होता है? यहाँ पे दो शुरू होते हैं, ए और डी, ठीक है ना। अब देख लो, ए के बाद क्या बी हो सकता है? यहां पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इवैक्यूएट करवा दिया हेलीकॉप्टर से। क्यों इवैक्यूएट करवा दिया, क्या रीजन है, वो सब तो यहां पे कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। तो हम ये वाला ट्राई कर लेते हैं। एसीबीडी देखो कि व्हाट वाज सपोज्ड टू बी अ हॉलिडे ऑफ अ लाइफ टाइम टर्न्ड इनटू अ डेंजरस एक्सपीरियंस फॉर 1300 पैसेंजर्स ऑन अ क्रूज शिप ऑफ द कोस्ट ऑफ नॉर्वे। ये तो चलो पहला ठीक है। फिर दूसरा उसके बाद आता है द शिप ब्रोक डाउन इन रफ सीज, कि शिप क्या हुआ 1300 पैसेंजर्स के लिए क्यों वो डेंजरस एक्सपीरियंस के रूप में बदल गया? क्योंकि शिप क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गई रफ सी और हाई स्पीड विंड की वजह से, है ना। उसके बाद से क्या होता है, तो उसके बाद से क्या होता है कि नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने क्या किया, डिसाइड किया इवैक्यूएट करवाने के लिए। इवैक्यूएट का मतलब क्या होता है, खाली कराना, है ना, कि वहां से उठा के दूसरे स्थान पे ले जाना, ठीक है ना। हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएट करवाने का जो है नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। फिर उसके बाद आपका डी आ जाता है फ्रॉम, तो जो इवैक्यूएट किए गए थे पैसेंजर, पहले इवैक्यूएट करवाए, ठीक है ना, उसकी बात है। उसके बाद है कि 371 पैसेंजर्स जो इवैक्यूएट किए गए थे उनमें से 17 हैड टू बी टेकन हॉस्पिटल, उनमें से 17 को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, ठीक है ना। क्लियर इतना? तो एसीबीडी हो जाएगा, यहां पे एसीबीडी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहां पे लिखा हुआ है इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर वाला हमें पहचानना है कि कौन से पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। यहां पे चारों पार्ट में डिवाइड करके दे दिया। यहां पे लिखा हुआ द रिवर यमुना हैज मेनी नॉन नेटिव स्पीशीज लाइक गोल्ड फिश दैट इज अफेक्टिंग इट्स इकोसिस्टम, कि यमुना में बहुत सी नॉन नेटिव स्पीशीज है। नॉन नेटिव का मतलब क्या होता है, जो मतलब बाहर से आ गई हो, फॉरेन हो, मतलब उससे अलग हो, उसमें मूल रूप से रहने वाले नहीं हो, कहीं और से आ गए हो, ठीक है ना, तो नॉन नेटिव हो जाएंगे वो। तो यमुना में कहा जा रहा है कि मेनी मतलब बहुत सारे नॉन नेटिव स्पीशीज हैं लाइक गोल्ड फिश की तरह, दैट इज अफेक्टिंग इट्स इकोसिस्टम, दैट इज यहां पे लिखा हुआ है। अभी ये देखो मेनी जब है, मेनी नॉन नेटिव स्पीशीज है लाइक गोल्ड फिश, तो इज नहीं होगा, क्या होगा, आर हो जाएगा यहां पे। यानी कि कौन सा पार्ट यहां पे गलत था, पार्ट सी गलत था। तो दैट आर अफेक्टिंग इट्स इकोसिस्टम ऐसा होना चाहिए था, बट यहां पे दैट इज अफेक्टिंग लिखा हुआ है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। आपको एक चीज मैंने बताया हुआ है वैसे क्लास में कि रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है वही रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाले वर्ब को, ठीक है ना, वर्ब मतलब को अफेक्ट करता है एक्चुअली, ठीक है। यानी इसके बाद आने वाली वर्ब उस बात पर डिपेंड करती है कि इसके पहले वाला, इसका जो एंटीसीडेंट है ना, उसका नंबर क्या है, प्लूरल है या सिंगुलर है, ठीक है ना। चलो तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो गिवन वर्ड है उसका एंटोनिम बताना है आपको, यानी कि विपरीत अर्थक शब्द बताना है। तो कॉमिक का मतलब क्या होता है, कॉमिक का मतलब कॉमेडी वर्ड सुना है ना, कॉमेडी, ठीक है ना, तो कॉमिक वहीं से बना है। कॉमिक का मतलब क्या होता है, हंसाने वाला, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अम्यूजिंग का मतलब था मनोरंजन करने वाला, ये नहीं हो सकता उल्टा। ऑकवर्ड मतलब क्या होता है, ऑकवर्ड आपको पता ही है वर्ड, ठीक है। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, एब्सर्ड मतलब बिल्कुल नॉनसेंस, ठीक है। ट्रैजिक मतलब क्या होता है, दुखद होता है। ट्रैजिक का मतलब क्या होता है, दुखद होता है। तो कॉमिक मतलब हंसाने वाला यानी कि खुशी देने वाला, तो ट्रैजिक क्या हो जाएगा, दुख देने वाला, ठीक है। तो इसका सही एंटोनिम क्या हो जाएगा, ट्रैजिक हो जाएगा,
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड। जो गिवन वर्ड, गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं वो पूछ रहा है। ए फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, यंग एनिमल्स की फैमिली को क्या कहते हैं? तो याद रखना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये है, ठीक है ना, ब्रूड कहते हैं हम उसे। आप फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स को क्या कहते हैं? ब्रूड कहते हैं। नेक्स्ट आपको पता है क्लच मतलब क्या होता है? क्लच मतलब एक किसी चीज को पकड़ना, या क्लच मतलब पंजा भी हो सकता है, ठीक है ना। ऑफस्प्रिंग क्या होता है? ऑफस्प्रिंग मतलब होता है संतान, संतति, ठीक है ना, यानी कि किसी के बच्चे, तो वो ऑफस्प्रिंग होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ब्रूड होता है। यहां पे सही ऑप्शन क्या है? ब्रूड। अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स इज कॉल्ड ब्रूड, ठीक है ना, ध्यान देना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हम लोग, लिखा हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। गिवन इडियम जो है उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। ये क्लास में आपके क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। बटरफ्लाइज इन द स्टमक, बटरफ्लाइज इन द स्टमक का मतलब क्या होता है? अंदर तितलियां महसूस होना पेट के अंदर, तो वो क्या मतलब होता है? बीइंग नर्वस। देखा ना, जब आप बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं ना तो कुछ ऐसा फील होता है आपको, ठीक है। चलो बीइंग नर्वस इसका मतलब होता है। इसके बाद से हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे फिर वही है, जंबल्ड सेंटेंस है, ठीक है ना, उसको आपको क्या करना है? रीअरेंज करना है। पढ़ो पहले, लिखा हुआ है इट इज वन ऑफ द हाईली डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इट इज से शुरुआत हो, प्रोनाउन से नहीं शुरुआत होता मोस्ट प्रोबेबली। हम कोशिश ये करते हैं कि देख लेते हैं कि अगर कोई नाउन दिया गया तो उसी से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। तो इट से फिर से यहां पे दिया हुआ इट स्ट्रेचेस फ्रॉम अटलांटिक। कौन स्ट्रेच करता है अटलांटिक ओशन से? हमें तो नहीं पता। फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है, द यूएसए कंसिस्ट ऑफ 50 स्टेट्स इंक्लूडिंग अलास्का एंड हवाई। यूएसए जो है कंसिस्ट करता है 50 स्टेट्स इंक्लूडिंग अलास्का एंड हवाई। अलास्का और हवाई को इंक्लूड करते हुए 50 स्टेट्स जो है यूएसए क्या करता है? कंसिस्ट करता है, यानी कि अपने अंदर रखता है। उसके बाद है, इससे शुरुआत हो सकती है बट देख लेते हैं कि क्या कुछ और भी है। यहां पे लिखा हुआ है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए इज द 4th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए जो है वो दुनिया की 4थी सबसे बड़ी कंट्री है। तो इसका मतलब देखो क्या है, डी से शुरुआत हम कर सकते हैं, ठीक है ना, डी से हम शुरुआत कर सकते हैं। सी से क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सी आप देखो पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि इसके बाद ही आने वाली बात है, ठीक है ना। आप यही बताओगे कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और उसके बाद बताओगे कि इसमें इतने स्टेट्स हैं, नहीं, ना कि आप ये कहोगे कि भारत में इतने स्टेट्स हैं, भारत एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है ना। तो इस ऑर्डर में बात होती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से चीजें हैं कि यहां पे 4th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। उसके बाद से बताया जा रहा है, तो डी के बाद क्या डायरेक्टली सी हो सकता है? आप जरा सोचो, 2 बार लगातार एक सेंटेंस के बाद दूसरे सेंटेंस में लगातार 2 बार नाउन को यूज करते हैं क्या? जैसे मान लो हमने ऐसा कहा कि राम इज अ गुड बॉय, राम हैज 2 ब्रदर्स, ऐसा करके करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। वहां पे अब क्या कहते हो? ही हैज 2 ब्रदर्स कहते हो। तो वैसे ही हम इसके बाद तुरंत इसको नहीं कर सकते। तो डी के बाद क्या हो जाएगा? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द 4th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। उसके बाद से हम क्या कह सकते हैं? डी के बाद हम कर सकते हैं बी को, ठीक है ना। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट टू द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट। ये अटलांटिक ओशन से लेके पैसिफिक ओशन तक फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है? बी के बाद क्या कर सकते हैं? सी ले जा सकते हैं। फिर उसके बाद से हम दोबारा नाउन को यूज कर सकते हैं। द यूएसए कंसिस्ट ऑफ 50 स्टेट्स इंक्लूडिंग अलास्का एंड हवाई। कि यूएसए में 50 स्टेट्स इंक्लूड होते हैं, अलास्का और हवाई को मिला के, मतलब 50 स्टेट जो है वो कंसिस्ट करता है, ठीक है ना। तो सी हो जाएगा, एंड में आपका ए आ जाएगा, ठीक है ना। एंड में आ जाएगा ए। इट इज वन ऑफ द हाईली डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया की हाईली डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है, ठीक है ना। तो डी हो जाएगा ऑप्शन यहां पे आपका, ठीक है। ऑप्शन डी यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। गिवन सेंटेंस का करेक्ट एक्टिव फॉर्म बताना है आपको, यानी कि पैसिव में सेंटेंस दिया हुआ है आपको। द इंजर्ड वर बीइंग रिमूव्ड टू द हॉस्पिटल बाय द पुलिस, ठीक है। अब वर बीइंग, अगर देखो अभी कुछ क्लासेस में मैंने पढ़ाया हुआ है, वॉइस पढ़ाया हुआ कुछ क्लासेस में भी नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं बता देता हूं। वर बीइंग, वॉज बीइंग कहां यूज होता है? कंटिन्यूअस में यूज होता है। तुरंत आप पास्ट कंटिन्यूअस में कर दो। पास्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस कौन सा लिखा हुआ है आपका? ये नहीं लिखा हुआ है। द इंजर्ड वॉज रिमूविंग, क्या इंजर्ड रिमूव कर रहे थे? ये भी तो नहीं होगा। पुलिस रिमूव कर रही थी ना, द पुलिस वॉज रिमूविंग द इंजर्ड, ठीक है ना। द पुलिस वॉज रिमूविंग द इंजर्ड टू द हॉस्पिटल, ये करेक्ट हो जाएगा आपका।
द पुलिस हैज बीन रिमूविंग, ये भी नहीं होगा, कंटिन्यूअस में करने की बात थी, ये वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि इंजर्ड रिमूव नहीं कर रहा था पुलिस को, पुलिस कर रही थी इंजर्ड को रिमूव, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, गिवन वर्ड्स का सिनोनिम बताना है भाई। ड्रैग का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है, ड्रैग का मतलब क्या होता है, खींचना होता है, ड्रैग का मतलब खींचना होता है, ठीक है। रश का मतलब क्या होता है, भागना होता है, पुश का मतलब धक्का देना होता है, पुल का मतलब खींचना होता है, रेस्ट का मतलब क्या होता है, आराम करना होता है, तो ड्रैग का सिनोनिम क्या हो जाएगा, पुल हो जाएगा, सिंपल। ड्रैग का सिनोनिम क्या हो जाएगा, पुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, लिखा हुआ है इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, यहां पे फिर आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है। लिखा हुआ है वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम व्हेन वी विल रीच द टॉप, जब हम टॉप पे पहुंच जाएंगे तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे। सेंटेंस कैसा है, कंडीशनल, कि जब हम टॉप पे पहुंच जाएंगे तो थोड़ी देर आराम करेंगे। सेंटेंस कंडीशनल है, आपको पता है कि कंडीशनल सेंटेंस में हम क्या करते हैं, जो कंडीशनल क्लॉज होती है ना उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं, और बाकी जो एक दूसरी क्लॉज होती है आपकी, ठीक है ना, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में रखते हैं, ठीक है ना। यानी इसको तो फ्यूचर इंडेफिनिट में रखना सही है, लेकिन व्हेन वी विल, ये जो लिखा हुआ है ना विल रीच नहीं, व्हेन वी रीच कर देंगे, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर देंगे इसको, ठीक है। वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम व्हेन वी रीच द टॉप, व्हेन वी रीच द टॉप, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन बी आपका एरर है, ठीक है। आई होप ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे आगे तो आपसे हो जाएंगे। चलो देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक को फिल करने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, ये क्लास में मैंने करवाया हुआ है, ठीक है ना, ये एग्जैक्टली ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया हुआ है। द नेशनल वॉर मेमोरियल इज डैश टू आवर आर्म्ड फोर्सेस, क्या हुआ है, डेडिकेट किया गया है, ठीक है ना कि इंस्क्राइब किया गया। इंस्क्राइब का मतलब क्या है, इंस्क्राइब का मतलब खुदाई करके कुछ लिखवाना, ठीक है ना, नक्काशी करवाना वगैरह। ऑनर्ड का मतलब ऑनर करना, मतलब उनको ऑनर नहीं किया गया, वो कोई चीज किसी को क्या की जाती है, डिवोट की जाती है, सॉरी डेडिकेट की जाती है, ठीक है ना, तो डेडिकेट किया गया, ठीक है ना, उनको समर्पित किया गया, यही तो बोलते हो हिंदी में कि समर्पित किया गया, तो समर्पित करने की इंग्लिश क्या, डेडिकेट, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड आपको बताना है। अब आपको इसके लिए थोड़ी बहुत रीडिंग हैबिट आपकी होनी चाहिए रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड पकड़ने के लिए, ठीक है ना, ताकि आप उन वर्ड से मिले तो हो, कभी तो उनसे रूबरू हुए हो ना, तभी तो जानोगे कि सही लिखा है गलत लिखा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, पहला वर्ड बिल्कुल सही लिखा हुआ है, रिमेंबरेंस। रिमेंबरेंस का मतलब क्या होता है, याद करने की क्रिया, एक्शन ऑफ रिमेंबरिंग समथिंग इज कॉल्ड रिमेंबरेंस, स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है, ठीक है। रेमिनेंट की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही लिखी हुई है, ठीक है। रेमिटेंस, रेमिटेंस का मतलब देखो क्या होता है, रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, रेमिटेंस का मतलब होता है पेमेंट, मतलब भेजा गया पेमेंट, उसको क्या कहते हैं, रेमिटेंस कहते हैं। फिर ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है क्या लिखा हुआ, रेमिनेसेंट, ठीक है ना, तो ये स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी गई है। इसकी करेक्ट स्पेलिंग देखो क्या होती है, REMINISCENT होती है, ठीक है ना, रेमिनिसेंट होता है, ठीक है, रेमिनिसेंट होता है, REMINISCENT, ये स्पेलिंग होती है, ठीक है ना। आप लोग नोट कर लेना अपनी कॉपी में। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है याद करने वाला, ठीक है ना, मतलब स्मरण करने वाला, याद करने वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। लिखा हुआ है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक के लिए आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, यह भी क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है, आपको मैंने करवाया हुआ है। पेंटिंग कॉम्पिटिशन वाज हेल्ड इन द कॉलोनी एंड काव्य वाज डैश विनर इन द एज ग्रुप 3 to 5 years, यानी कि काव्य को 3 to 5 years में क्या कर दिया गया, विनर क्या किया जाता है, विनर क्या किया जाता है, विनर घोषित किया जाता है ना, विनर पब्लिशाइज नहीं किया जाता, विनर डिस्क्राइब नहीं किया जाता, विनर सपोज नहीं किया जाता, विनर क्या किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, घोषित किया जाता है, तो डिक्लेयर करना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या कि सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, गिवन वर्ड का सिनोनिम, ठीक है ना, सिनोनिम बताना है। एनगल्फ का मतलब क्या होता है, एनगल्फ का मतलब होता है ना चारों तरफ से ढक लेना, ठीक है। तो इसमें जो सिनोनिम वर्ड है इसका वो ये हो जाएगा एनवलप। एनवलप का मतलब भी होता है पूरी तरीके से ढक लेना,
ठीक है ना। एनवेलप का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से ढक लेना, ठीक है। तो एनगल्फ का सिनोनिम क्या हो जाएगा, एनवेलप हो जाएगा, ठीक है। फटाफट मैं आंसर बताते जा रहा हूं, ये आप लोगों के मिलाने के लिए, आप अपने पेपर में जो है आसानी से मिलान कर सको, ठीक है ना, उसके लिए। यहां पे लिखा हुआ है, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, एक ऐसा पर्सन जो अपॉइंट किया गया है दो पार्टीज के द्वारा किसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको आर्बिट्रेटर कहते हैं। पंच बोलते हैं ना, गांव में कोई पंचायत होती है, उसमें जो मामले को सॉल्व करने के लिए जो बुलाया जाता है उसको क्या कहते हैं, पंच कहते हैं। तो पंच को इंग्लिश क्या होती है, आर्बिट्रेटर होती है, ठीक है। ब्रोकर का मतलब क्या होता है, ब्रोकर मतलब दलाल होता है। ऑडिटर मतलब लेखा जोखा रखने वाला है ना, ऑडिट करने वाला, ठीक है। वैल्यूअर मतलब क्या होगा, वैल्यू करने वाला, कह सकते हो कि मूल्य लगाने वाला या ऐसा कुछ, ठीक है। तो आर्बिट्रेटर हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, जो दिया गया इडियम है उसकी मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग आपको बतानी है। आउट ऑफ द वुड्स, मतलब वुड्स मतलब क्या होता है, जंगल, वुड मतलब लकड़ी, लेकिन वुड्स का मतलब जंगल होता है। जंगल से बाहर, जंगल से बाहर मतलब क्या सोच सकते हो, मतलब खतरे से बाहर, मे बी खतरे से बाहर, ऐसा कुछ दिया हुआ इसमें। नो लॉन्गर इन ट्रबल हो सकता है ये। नो लॉन्गर इन साइट, साइट में ना रहना मतलब गायब ही हो जाना। नो लॉन्गर फेमस यानी फेमस ना रहना। नो लॉन्गर यंग यानी यंग ना रहना। मुझे लग रहा है ऑप्शन ए सही होगा, नो लॉन्गर इन ट्रबल, यानी कि परेशानी में ना रहना, ठीक है ना, यानी परेशानी खत्म हो जाना, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद हम अगर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अच्छा, अंडरलाइन वैसे कुछ किया नहीं है, लेकिन मैं कर देता हूं, ठीक है ना, बता देता हूं, ठीक है। इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, अगर कोई सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है तो आप नो इंप्रूवमेंट सेलेक्ट करोगे। लिखा वी हैड नेवर सीन सो स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड, ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड, द विंड वॉज 130 किलोमीटर पर आवर, कि हमने इससे पहले इतना स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड नहीं देखा, इतना स्ट्रॉन्ग जो है तूफान जो है नहीं देखा है। विंड जो था वो 130 किलोमीटर प्रति घंटे पर था। सो स्ट्रॉन्ग द ब्लिजर्ड, ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। सच स्ट्रॉन्ग अ ब्लिजर्ड, नहीं ये भी नहीं होगा। सच अ स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड हो जाएगा, ठीक है ना, सच अ स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, सच अ स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड। सच के बाद ए लगाया जाता है, ठीक है ना, एडजेक्टिव के मतलब जो भी एडजेक्टिव होता है उसके पहले और सच के बाद में लगाया जाता है। तो सच अ स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड ये हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट है आपका, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड का एंटोनिम बताना है आपको। गैदर का मतलब क्या होता है, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो इकट्ठा करने का उल्टा क्या होगा, डिस्प्ले करना, दिखाना, बिल्कुल नहीं। डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, किसी को डिस्ट्रैक्ट करना मतलब क्या होता है, भ्रमित करना, उसकी जगह से थोड़ा सा मतलब उसको हटाने की कोशिश करना, तो वो भी नहीं होगा, ठीक है। डिस्प्यूट मतलब, डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, वाद विवाद जो होता है, ठीक है। डिस्पर्स मतलब क्या होता है, बिखेरना। तो गैदर का मतलब इकट्ठा करना, डिस्पर्स का मतलब बिखेरना, ये जो है एग्जैक्टली एंटोनिम लग रहे हैं तो एक दूसरे के। तो डी हो जाएगा आपका ऑप्शन, यहां पे डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा, ये आपका जो है क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, पहले पढ़ लेंगे कि क्या करना है इसमें। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन से इसको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। लिखा हुआ है कनाडा इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ इंडिया, ये कनाडा जो है वो इंडिया के साइज का 3 टाइम्स है, यानी कि 3 गुना है, ठीक है। उसके बाद से डैश कुछ लिखा हुआ है, इट्स पॉपुलेशन इज ओनली अबाउट 26 मिलियंस। तो कुछ भरना है पहले वाले ऑप्शन में, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, यानी कि 20 वाला। पहले में क्या भरना है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक 1। तो उसकी जगह पे क्या कर सकते थे, बिकॉज कर सकते थे, बिल्कुल नहीं। अनटिल नहीं कर सकते, सो नहीं कर सकते, वहां पे क्या करेंगे, बट करेंगे। जब भी कॉन्ट्राडिक्टरी बात की जा रही होती है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी बात की जा रही होती है तो बट का यूज करना होता है। कनाडा इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ इंडिया, कनाडा जो है इंडिया के साइज का 3 टाइम्स है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 26 मिलियन है, यही सही हो रहा है ना। बिकॉज तो नहीं, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन 26 मिलियन है, इसकी वजह से इंडिया के 3 गुना है, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ भाई, ठीक है ना। यहां पे परंतु या लेकिन आता है, ठीक है ना, कि इंडिया की मतलब क्या है कि कनाडा 3 टाइम्स है इंडिया के साइज के, लेकिन इसकी पॉपुलेशन क्या है, 26 मिलियन है। फिर आगे देख लेते हैं, द एवरेज एज डैश ऑफ, नहीं सॉरी एवरेज एज नहीं, सॉरी एवरेज लिखा हुआ है, द एवरेज
डैश ऑफ पॉपुलेशन इज लेस देन 3% पर स्क्वायर किलोमीटर। शायद यहां पे 3% पर स्क्वायर किलोमीटर ऐसा जब होता है तो क्या हम डेंसिटी की बात कर रहे होते हैं? देख ले तो ऑप्शन में है कि नहीं। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है? कोई चीज लगातार बने रहना क्या होता है? उसकी कंसिस्टेंसी होती है। डेंसिटी देखो लिखा हुआ है, डेंसिटी की ही बात कर सकते हैं हम जब भी पॉपुलेशन पर किलोमीटर की बात करें, ठीक है ना। तो चलो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा डेंसिटी, ठीक है। आगे और हम आ जाते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इज लेस देन 3% पर स्क्वायर किलोमीटर, फिर आगे लिखा हुआ है डैश कनाडा। देख लो भाई, फिर से देख लो, इन कनाडा होगा, जाहिर सी बात है इन कनाडा होगा। कनाडा में इन टू एट ऑन तो लिखोगे नहीं, किसी बड़े प्लेस के लिए क्या लिखा जाता है? इन ही लिखा जाता है, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज हाईली डैश। अब ये चीज तब पता चलेगी ना जब थोड़ा आप आगे बढ़ोगे। नियरली 80% ऑफ द पीपल डैश इन अ नैरो बेल्ट लेस देन 300 किलोमीटर वाइड अलोंग द सदर्न बॉर्डर। यानी कि 300 किलोमीटर से भी कम चौड़ाई का जो सदर्न बॉर्डर से, उसके जो साउथ वाला जो बॉर्डर है उसका, ठीक है ना, उससे लगा हुआ जो बेल्ट है उसमें 80% पॉपुलेशन वहां की रहती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? मान लो कि एक देश बहुत बड़ा है और उसमें कोई खास स्पेसिफिक एरिया है जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहती है और बाकी पार्ट में क्या रहती है? बाकी पार्ट में पॉपुलेशन बहुत कम रहती है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे पॉपुलेशन का, वो क्या है? वो अनइवन है, ठीक है ना। यानी कि इरेगुलर एक तरीके से है, बराबर नहीं है ना, तो अनइवन हो जाएगा, असमान रूप से मतलब वितरित है, ठीक है ना। बाकी वर्ड यहां पे नहीं आएंगे। इनफ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है? जो फ्रीक्वेंट ना हो, जो बार बार ना होता हो, वो इनफ्रीक्वेंट है। डिफरिंग मतलब क्या? अलग, मतलब विभिन्नता वाला, तो ये मतलब नहीं। उससे अच्छा वर्ड यहां पे क्या है? अनइवन है। अनइवन मतलब असमान रूप से, ठीक है ना। रफ मतलब खुरदरा, तो वो भी नहीं होगा, ठीक है। चलो अब उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है, हाँ, डैश इन अ नैरो बेल्ट। क्या लिखा हुआ है? डैश इन अ नैरो बेल्ट। क्या करते हैं वो? क्या करते होंगे नैरो बेल्ट में? क्या करते होंगे? रहते हैं भाई, ठीक है ना, रहते हैं, ठीक है। बस उसके बाद से ये क्वेश्चन आपका अलग है। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड आपको क्या करना है? बताना है। तो हेजिटेट की स्पेलिंग आपको पता है, गलत लिखी हुई है, HESITATE होता है, ठीक है ना। क्या होता है? HESITATE होता है हेजिटेट का, ठीक है ना। हैजर्ड का मतलब क्या होता है? हैजर्ड का मतलब क्या होता है? हैजर्डस कोई चीज होती है तो क्या होती है? हानिकारक या नुकसानदायक होती है, ठीक है ना। हेजी का मतलब क्या होता है? हेजी का मतलब क्या होता है? हेजी मौसम कब होता है? जब बादल लगे होते हैं ना, ओवरकास्ट कंडीशन होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हेजी कहते हैं, ठीक है ना। तो हेजी का मतलब क्या हो जाएगा? ओवरकास्ट हो जाएगा, ग्लूमी हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब इस तरीके का। हैस्टी का मतलब क्या होता है? हैस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी वाला, ठीक है ना। बस चलिए, तो ये आपके 25 क्वेश्चंस थे जो कि डिस्कस किए जा चुके हैं, और आप इनका मिलान कर लें अच्छे तरीके से, आप मैच कर लें जो भी आपने आंसर अपने लिखे हैं उसके साथ। थैंक यू वेरी मच।